पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को दाऊद के दुश्मनों ने जान से मार दिया और उसके बाद कैसे हसीना पारकर ने मुंबई में अपना सिंडिकेट चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन दाऊद के जीजा की हत्या ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि इसी पर वो बुनियाद बनी जिसकी वजह से दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए। आज वही कहानी आपको सुनाता हूँ, और अगर आपने कहानी का पहला हिस्सा नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो कमेंट में पिन किया हुआ है, आप देख लीजिए। और जिन्होंने देख लिया है वो देखिए अब इसके आगे। दाऊद के लिए ये बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि मुंबई में उसके बहनोई की हत्या हो गई थी और वो दुबई में बैठा हुआ था। दाऊद ने इसका बदला लेने का काम छोटा राजन को दिया था, लेकिन पुलिस के कड़े बंदोबस्त होने के कारण उसे ये काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। डी गैंग में राजन के विरोधियों ने इस मौके को एकदम सही तरीके से भुनाया। इस मर्डर के कुछ दिन बाद एक दिन दुबई में दाऊद इब्राहिम और उसके नज़दीकी साथी रात में शराब पीने बैठे हुए थे। इनमें छोटा शकील, सौत्या उर्फ सुनील सावंत और शरद शेट्टी शामिल थे। इस वक्त इन लोगों ने छोटा राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरना शुरू कर दिया। इन लोगों ने दाऊद को भड़काते हुए कहना शुरू किया कि छोटा राजन तो बंबई में अपना खुद का अलग साम्राज्य बना रहा है। छोटा राजन सबको कहता है कि मुझे हिंदुस्तान का गॉड फादर बनना है। एक शख्स ने तो ये बोल दिया कि हसीना आपा के शौहर की हत्या का बदला लेने के लिए छोटा राजन ने अभी तक क्या किया है। इतने हफ्ते बीत चुके हैं, अब तक उन लोगों ने क्यों नहीं किसी को मारा। जैसे ही ये बात दाऊद के कान में पड़ी वो चौंक गया। उसे भी ये बात बहुत ज़्यादा खटक गई। उसने उसी वक्त आधी रात में 2-3 बजे का समय होगा छोटा राजन को फ़ोन किया और उससे पूछा कि मेरे बहन के शौहर के कातिल को कब पकड़ा जाएगा, उनको कब मारोगे। इस पर छोटा राजन ने दाऊद को बताया कि हमारे पास उनकी पूरी खबर है। ये लोग इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है और हॉस्पिटल के बाहर पुलिस का बहुत ज़्यादा पहरा है। अभी ये सब करना सही नहीं होगा, ये वक्त ठीक नहीं है। दाऊद के दिमाग में ये बात अटक गई कि छोटा राजन ने अभी तक उसकी बहन के पति के मौत का बदला नहीं लिया है उनके कातिलों से। ये एक बहुत ही बड़ा मौका था सौत्या के लिए और छोटा शकील के लिए, छोटा राजन को डी कंपनी से बाहर करने का। उन्होंने जल्दी से एक प्लान बनाया। इन लोगों ने जे हॉस्पिटल में नवंबर 1992 में अपने लोगों को भेजा जो AK-47 से लैस थे। हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने AK-47 ले जाकर हमला किया। इस हमले में मरीज, डॉक्टर, नर्स, इनके दुश्मन, गैंगस्टर और कई सारे पुलिस वाले भी मारे गए। ये हमला मुंबई अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कांड था। जे हॉस्पिटल के शूट आउट सक्सेसफुल होने की खुशी में दाऊद का भाई अनीस एक पार्टी देता है। पार्टी में दाऊद इब्राहिम लगातार सौत्या और शकील की तारीफ कर रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। वहीं उस पार्टी में राजन भी था, छोटा राजन। वो दूर कोने में अकेले बैठा हुआ अलग से शराब पी रहा था। दाऊद लगातार सौत्या और शकील की तारीफ कर रहा था। यही सब देखते हुए छोटा राजन वहां से उठकर पार्टी छोड़कर अकेले अपने आप निकल गया। समय बीतता रहा और दाऊद और छोटा राजन के बीच दूरियां बढ़ जाती है। इसी साल दाऊद इब्राहिम के बर्थडे से कुछ हफ्ते पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। बाबरी मस्जिद गिरने के 4 महीने के अंदर ही दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन के साथ मिलकर मुंबई सीरियल ब्लास्ट कराए। जब इन बम ब्लास्ट की प्लानिंग हो रही थी, जब डी कंपनी में इस प्लानिंग को लेकर तमाम मीटिंग हो रही थी, तब इन मीटिंग के अंदर कभी भी छोटा राजन को इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये कहकर दूर रखा गया कि ये हिंदू है। बम ब्लास्ट के बाद छोटा राजन ये जानता था कि इसमें दाऊद इब्राहिम का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अपनी लॉयल्टी दिखाई उसने और मीडिया में कहा कि दाऊद ऐसा कभी नहीं कर सकता है। उस वक्त बाल ठाकरे साहब ने दाऊद इब्राहिम को देशद्रोही करार दिया था। तब छोटा राजन ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई को बाल ठाकरे के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद भी छोटा राजन डी कंपनी में अपनी जगह वापस नहीं ले पाया। गैंग की कमान भी अब दाऊद ने छोटा शकील को सौंप दी।
मतलब ये कि ब्लास्ट के बाद अब कंपनी की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में छोटा राजन को बुलाना बंद कर दिया गया। फिर एक दिन छोटा राजन को फोन आया और फोन करने वाला शख्स ने उसे बताया कि आपको जान से मारने की प्लानिंग हो रही है और आपको खत्म कर दिया जाएगा। राजन ने इसके बाद आबू धाबी में इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया। आबू धाबी में इंडियन एम्बेसी पहुंचकर उसने वहां मौजूद अधिकारी को अपने बारे में बताया। एम्बेसी में तैनात एक रॉ ऑफिसर ने राजन की बात को सुना। राजन ने ऑफर किया कि वो भारतीय एजेंसी को दाऊद के खिलाफ इंफॉर्मेशन देगा, जिसमें मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से संबंधित जानकारी भी होगी। बदले में उसने कहा कि उसे दुबई से निकालकर किसी सेफ जगह ले जाया जाए। काफ़ी प्लानिंग के बाद रॉ के अधिकारी छोटा राजन को वहां से निकालकर काठमांडू भेज देते हैं। काठमांडू के बाद राजन को मलेशिया में शिफ्ट किया गया। दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी को अभी इस सब चीज़ों की खबर नहीं थी। दाऊद ये भी नहीं जानता था कि उसने छोटा राजन को साइडलाइन करके जो गलती की है, ये दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। 1994 में छोटा राजन दुबई से भागकर भारत की खुफिया एजेंसी की मदद से मलेशिया में पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर मुंबई बम ब्लास्ट में दाऊद की इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिलते जा रहे थे। दाऊद के लिए अब दुबई में रहना मुश्किल होता जा रहा था। पाकिस्तान की आईएसआई दाऊद के संपर्क में थी। उसने दाऊद को कहा कि छोटा राजन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिल गया है, अब आपके लिए दुबई में रहना सेफ नहीं है। इस वजह से 1994 में दाऊद दुबई छोड़कर पाकिस्तान के कराची में शिफ्ट हो गया। इधर छोटा शकील ने डी कंपनी के सारे काम संभाल लिए थे। क्योंकि छोटा राजन कंपनी के सब राज जानता था, इसलिए दाऊद और उसके साथियों के लिए उसे रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था। जब दाऊद और उसके साथी पाकिस्तान पहुंच गए और पूरी डी कंपनी पाकिस्तान के कराची शिफ्ट हो गई, तो इसके बाद शकील ने मुंबई से कई सारे शार्प शूटर को पाकिस्तान में बुलाया और छोटा शकील ने उन्हें वहां ट्रेनिंग दिलवाई और उन्हें राजन को मारने का पूरा प्लान बताया गया। और इसी के बाद साल 2000 में जब छोटा राजन बैंकॉक में अपने परिवार के साथ था, तो वहाँ पर जिस होटल में था, वहाँ छोटा शकील ने उस पर अपने शूटर से हमला करवाया। इस अटैक में राजन बच गया। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। शकील के शूटर्स ने अस्पताल के अंदर भी राजन पर अटैक कर दिया। राजन इस अटैक में भी बच गया। इन सारे हमलों के बाद राजन खुलकर दाऊद के खिलाफ हो गया। आज छोटा राजन कहने को तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सुनने में ये आता है कि छोटा राजन अब पूरी तरह से भारतीय एजेंसी के साथ मिलकर दाऊद के खिलाफ काम करता है। राजन और दाऊद आज भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और जिसको भी पहला मौका मिलेगा वो दूसरे को मारने से नहीं हिचकिचाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई चौंका देने वाली रोमांचक कहानी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।